बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये वो दो जजेस हैं जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इनके साथ एक और जज शामिल हो गए हैं जिनका नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस एजाज एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तो तस्वीरें लगाकर आपको पता चलाई जा रही हैं और इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इन्होंने सो कॉल्ड असासे भी निकाल लाए और बड़ा कुछ किया गया कि ये दो बंदे जो है ना वो किसी तरीके से अहम केसेस ना सुने और हमारे तमाम केसेस से जो है ना वो अलग हो जाएं। तो नाज़रीन कराम, इनके लिए यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पीडीएम के लिए बुरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डट जाने का फैसला किया है और झुकने से इनकार कर दिया है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अगर आज झुक गए, जो अभी तक नजर आ रहा है, अभी तक की डेवलपमेंट यही है कि अगर आज झुक गए तो फिर तो ये वतीरा बन जाएगा कि कल को कोई भी सियासी जमात जो है ना वो किसी भी जगह पर जलसा करे और जलसे के अंदर जो है ना वो जजेस की तस्वीरें दिखाए और तस्वीरें दिखाकर मनपसंद के इल्जाम लगाए, मन घड़त इल्जाम लगाए और कहे जनाब फला 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 जज जो है वो हमारे फैसले जो है वो नहीं सुनेगा। तो इन्होंने पूरी कंपेन की। मैंने आपको याद होगा कि कल परसों तरसों से वीडियोस बना रहा हूं, बार बार वीडियोस बना रहा हूं जिसमें मैं आपको कह रहा हूं कि ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। ये जनरल रिटायर्ड बाजवा वाला पूरा सिनेरियो जो है ना वो कुछ और था। ये वही केस यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बैकफायर करेगा और वो बैकफायर कर गया है, क्योंकि नाज़रीन कराम इकराम जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और तीसरे एक और जज जिनके ऊपर ये कल परसों तरसों से जो है ना वो इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ एक इंतहाई अहम तरीन फैसला आ गया है। वो एक इंतहाई अहम तरीन फैसला करने जा रहे हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि काजी का तराजू झुकेगा नहीं। अभी तक जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि हमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने झुकने से इनकार किया। वो कौन सा फैसला है? मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान की जीत शुरू हो चुकी है? ऐसा नहीं है कि इमरान खान की कोई फेवर होने जा रही है। ये जजेस जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये इमरान खान के कोई फेवरेट जजेस हैं, वो इमरान खान चाहते हैं कि ये जजेस ये फैसला करें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जजेस दबंग जजेस हैं, हक पर फैसला करने वाले जजेस हैं और प्रेशर ना लेने वाले जजेस हैं। इसीलिए ये मैनेज नहीं हो रहे हैं और इसीलिए जब ये मैनेज नहीं हो रहा है तो इनके ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म जो है ना वो आ रहा है। तो वो जब फैसला हक पर होगा तो ऑब्वियसली इमरान खान की जीत होगी। इंतहाई अहम फैसला, वो फैसला कौन सा है अभी मैं आपके साथ जो है ना वो तफसीलन अर्ज कर देता हूं। अब मैंने एक लाइन इस्तेमाल की है, मरियम नवाज को मुंह तोड़ जवाब, ठीक है। और वो उसका मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा को जो है ना वो कहा है कि भाई हम तुम्हें जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा कर रही थी अल्टीमेटली उस पूरे अमल को तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। क्योंकि नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर यह कहा कि आज मौलवी तमीजुद्दीन मेरे सामने खड़े हैं। जब उन्होंने कहा ना कि आइन दस्तक दे रहा है, मुझे लगता है कि वो जो समात है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आज चौथी वीडियो कम से कम उसके ऊपर समात के ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद एक नया फैसला भी वो जो आया उसके ऊपर भी बात कर रहा हूं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समाज में बहुत सारी चीजें अहम हुई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज मौलवी तमीजुद्दीन मेरे सामने है। मौलवी तमीजुद्दीन क्या है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीर बनने से जो है ना वो इनकार कर दिया है, उसकी वजह सुन लीजिए। मैंने कहा 1955 के अंदर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है ना वो उसको तहलील कर दिया था, पहली असेंबली को तहलील कर दिया था। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे मौलवी तमीजुद्दीन, वो गए सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने केस किया। सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि ये जो असेंबली तहलील हुई है ये इंतहाई गलत हुई है, मतलब ये बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है। और असेंबली दोबारा, वो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी ये ऐसी समझ लीजिए जैसे कि आज की हमारी असेंबली है ना, मतलब वो बुनियादी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या जो है ना वो असेंबली बनाई गई, मतलब काम यही था, लेजिस्लेशन जो है ना वो उसके जरिए होनी थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब तहलील किया गया, सिंध हाई कोर्ट ने उसे बहाल किया। तो जो फेडरेशन थी, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल गुलाम इसाक खान थे, वो इस केस को लेकर तब फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट के अंदर चले गए। तब वहां पर जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम जस्टिस मुनीर था, और भी दो तीन जजेस थे, उनके नाम थे। एक जो जज जो तारीख में मशहूर हो गया वो थे जस्टिस कार्लिनियस। वहां पर जस्टिस कार्लिनियस भी जो है ना वो उस बेंच का हिस्सा थे। उस बेंच ने नजरिया जरूरत को पहली बार इजाद किया था। नजरिया जरूरत यानी कि उन्होंने कहा था कि देखें आज हम डोमिनेंट स्टेट हैं, यानी कि हम मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं है, तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का फैसला सही है और असेंबली तहलील होना जो है ना वो दुरुस्त है, ठीक है। तो वो जस्टिस मुनीर नजरिया जरूरत के बानी थे और बाद में यही नजरिया जरूरत आप जो है ना वो हमेशा आपको सुनता हुआ जो है वो नजर आता है। तो वहां से नजरिया जरूरत ने जन्म लिया था। इस पूरे केस को
और जस्टिस कार्लिनियस ने इख्तलाफ किया था, बाद में बड़े मशहूर हुए। इस पूरे केस को एक मिसाल बनाकर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने नाज़रीन किराम कोर्ट के अंदर उसने कहा कि मेरे सामने आज मौलवी तमीजुद्दीन खड़े हैं, यानी कि मैं जस्टिस मुनीर नहीं बनने जा रहा हूं, ठीक है, तो आइन सबसे पहले है, तो इसका मतलब है ये इनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि फिर अगर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस ये नहीं देखेंगे जरूरत नजरिया जरूरत क्या है, इस टाइम किस चीज की कहां पर किधर जरूरत है, किन चीजों को जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो ठीक है, इकोनॉमी है, इलेक्शंस को डिले कर देते हैं, ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, फलानी ठीक हो रहा है, फलानी ठीक होता तो नजरिया जरूरत कहता है तो ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मौलवी तमीजुद्दीन मेरे सामने खड़े हैं, और इसका मतलब है वो जस्टिस मुनीर नहीं बनेंगे, वो बल्कि जस्टिस कार्लिनियस बनेंगे, जिन्होंने जो है ना वो तारीखी फैसला दिया था। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन इकराम, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि इंतहाई अहम फैसला आया है जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ। वो कौन सा है? इतना प्रेशर, इतनी क्रिटिसिज्म और पता नहीं क्या क्या किया गया इन दोनों जजेस के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन इकराम एक नया बेंच बना है, और उस नए बेंच ने फैसला करना है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का, यानी कि उनको वोट का हक है या नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो आके खत्म कर दिया, इमरान खान ने तो दिया था, इस गवर्नमेंट ने आके खत्म कर दिया। तो इस केस का फैसला सुनिए कौन से 3 जजेस कर रहे हैं। मतलब आप जितनी दिल चीफ जस्टिस की आप यहां पे तारीफ करनी चाहिए उतनी ही कम है। उन्होंने फिर तीनों दबंग जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 3 जजेस को शामिल किया है इस नए बेंच के अंदर, जिस बेंच ने फैसला करना है किस चीज का, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का। तो नाज़रीन इकराम ये इतना अहम तरीन बेंच है, और ये इतना बड़ा मैसेज चीफ जस्टिस साहब ने मरियम नवाज साहबा के क्रिटिसिज्म को, राना सनाउल्लाह के क्रिटिसिज्म को, पीडीएम के क्रिटिसिज्म को दिया है कि भाई जजेस की रिस्पेक्ट के ऊपर जो है ना वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जजेस की रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप अगर जलसों के अंदर उनकी तस्वीरें चलाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन जजेस को जो है ना वो साइडलाइन किया जाए। उन जजेस को साइडलाइन करने का एक ही तरीका है, और वो है कि आप रेफरेंस ले जाइए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। नाज़रीन इकराम इसी तरह का एक देखें रेफरेंस जो है ना वो दायर किया गया है जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। अब देखिए वो किसने दायर किया है? वो दायर किया है मियां दाऊद ने, जो किसी जमाने में साफी हुआ करते थे, वकील भी हैं। ये वही मियां दाऊद हैं नाज़रीन इकराम जो वकील हैं उस मुल्जिम के, जिस मुल्जिम ने इमरान खान पर गोलियां चलाई, उस मुल्जिम की जो वकालत कर रहे हैं वो मियां दाऊद साहब है। और इसी मियां दाऊद ने, कैसा मतलब हसीन इत्तेफाक है कि यही मियां दाऊद जो है वो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है ना वो रेफरेंस लेकर गए हैं। तो बात समझिएगा, आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना वो कनेक्ट होती हुई जो है ना वो मालूम पड़ेंगी, और आपको पता चलेगा कि चीजें इतनी सादी नहीं है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया कि हम जो है ना वो बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने आपके साथ बात करनी थी, मैं कल से ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के जो है ना वो चर्चे चल रहे हैं, उसके ऊपर 2 मिनट मुझे जल्दी से बात करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-3 चीजें कल से कही हैं, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा साहब ने सबसे पहले तो कहा कि जनाब मैं एक MNA हूं, मेरी तनख्वाह है 1,68,000, मेरे लिए कोई नहीं रुकता, यहां पर बादशाहों की तरह प्रोटोकॉल हैं, ये हैं वो हैं। हुजूर ख्वाजा आसिफ साहब ये बात तो हम कब की कर रहे हैं। चलें शुक्र है, मैं फिर भी ख्वाजा आसिफ को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एक क्लास को जो कि बादशाह क्लास है उसको झंझोड़ा है, ठीक है, उसको झंझोड़ा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी होली कौ है, उसके खिलाफ अगर ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की बात में 2 नंबरी है। 2 नंबरी क्या है कि आज जब इन्हें अपनी जरूरत पेश आई है, आज जब इन्हें अपना पड़ा है तो इन्हें ये याद आ गया है, इन्हें चिल्लाना याद आ गया है। कल को जो है ना ये बैठे हुए जो है ना वो हर चीज जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहानी सुनाई है जी, मैं चौधरी परवेज लाई साहब ने मुझे खुद बताया कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की शादी पर गया, तो वहां पर मेरे हल्के का बंदा जो है ना वो खड़ा होकर सलामियां इकट्ठी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा भाई कितनी इकट्ठी हो गई ना? तो उसने कहा जनाब, अभी तक उसकी बेटी की शादी थी ब्यूरोक्रेट की, तो उसने कहा जनाब 72 करोड़ रुपए इस्लामी इकट्ठी हो गई है, 72 करोड़ रुपए सलामियां मिली हैं। वो कहते हैं जनाब इसी ब्यूरोक्रेट की पहली बेटी की शादी पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए इस्लामियां इकट्ठी हुई थी। 1 अरब 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे सलामियों की मद में, ठीक है। तो कहते हैं जनाब वो इस तरह से हम नोटों के बैग भर लेते हैं और बैग भर भर के जो है ना वो अंदर लेके जा रहे हैं और अंदर जो है ना वो इकट्ठे कर रहे हैं, और इस तरह से जो है ना वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना अब वो हमारे पास पैसे जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैं ख्वाजा साहब की बात से जो है ना वो तईद करता हूं। लेकिन ख्वाजा साहब इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को जब आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, तारीख की सही समझ में इकट्ठे हो। ये नहीं है कि आप जो है ना वो लंगर किसी और जो है ना वो जाकर किसी और के साथ खाएं, और ना जो है ना वो लड़ें किसी और के साथ जाकर, नारे किसी और के लगाएं, और
आप समझ रहे बात को, तो ऐसा नहीं होगा, दो नंबरी नहीं चलेगी। एक साइड डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने इस साइड पे खड़े होना है या उस साइड पे खड़े होना है, तो फिर अगर आप दुरुस्त हुए तो तारीख आपका फैसला ऑटोमेटिकली करेगी और आपको सही समझ में जो है ना वो तसव्वुर करेगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।